हम सभी जानते हैं कि हिटलर के पास नस्ल और आनुवंशिकी के महत्व के बारे में अजीब विचार थे। उनके लिए वे बहुत महत्वपूर्ण थे। यह विवरण दर्शाता है कि यह नस्लवादी सिद्धांत हिटलर के लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया, न केवल उसके विश्व दृष्टि में बल्कि उसकी निजी पहचान में भी। क्या आप जानते हैं कि जब जर्मन सेना मार्च 1938 में ऑस्ट्रिया में प्रवेश की, ऑस्ट्रिया के एनक्लस के दौरान एडोल्फ हिटलर ने एक छोटे रणनीतिक रूप से महत्वहीन गांव को नष्ट करने का आदेश दिया। उन्होंने वेरक्रेस 17 के कमांडर से डॉलर्सहाइम गांव को ध्वस्त करने के लिए कहा। सभी 2000 निवासियों को बाद में निकाला गया। तोपखाने को क्षेत्र में ले जाया गया और स्थिति लेने के बाद गोलीबारी शुरू हुई। गांव की इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? खैर, यह पता चला है कि हथियार परीक्षण से भी अधिक दिलचस्प कारण है, जो कि आधिकारिक कारण बताया गया था। गांव के निवासियों और जर्मन सेना दोनों को असली कारण पता नहीं था। एडोल्फ हिटलर के पिता और दादा दादी को डॉलरशाइम के चर्च में दफनाया गया था। हिटलर ने हाल ही में गेस्टापो रिपोर्ट से अपने परिवार की परिस्थितियों के बारे में सीखा था। पता चला कि हिटलर की दादी युवा मारिया अन्ना शिकल ग्रुबर ने हिटलर के पिता को तब गर्भ धारण किया जब वह एक अविवाहित घरेलू नौकरानी के रूप में एक अमीर यहूदी परिवार में काम कर रही थीं। हिटलर के दृष्टिकोण से इसके निहितार्थ परेशान करने वाले थे। यहूदी व्यक्ति कोई भी का करीबी रिश्तेदार हो सकता है, और जब ऐसा करने का अवसर मिला तो एडोल्फ हिटलर ने पूरे शहर को, जिसमें सबूतों वाला कब्रिस्तान भी शामिल था, विस्मृति में उड़ा दिया। इस कहानी से, साथ ही कई अन्य विश्वसनीय संकेतकों के साथ, यह मानने का कारण है कि हिटलर ने अपनी खुद की उत्पत्ति, रक्त, व्यक्तित्व और शरीर के बारे में दबे हुए अपराध बोध, शर्म और आत्मघृणा की तीव्र भावनाओं से पीड़ित थे। क्या ये भावनाएं अगर सच साबित होती तो एडोल्फ हिटलर को उस नरसंहारी तानाशाह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थीं, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं? यह एक विचार है जिसे अनदेखा करने के लिए बहुत अधिक संभावित महत्व है। हिटलर हमेशा अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता था, और कई इतिहासकार मानते हैं कि वह आधुनिक समय के हाइपोकॉन्ड्रिया के निदान का हकदार है। यह एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति गंभीर बीमारी होने की अत्यधिक और अनुचित चिंता करता है। इसके लिए सबूत मजबूत है। 1936 से 1945 तक हिटलर ने अपने संदिग्ध चिकित्सक डॉ. थियोडोर मोरेल पर पूरा भरोसा किया। डॉक्टर मोरेल ने हिटलर का इलाज अजीब औषधीय पदार्थों की भरमार से किया। उन्हें नियमित रूप से ग्लूकोज, विटामिन, उत्तेजक, भूख बढ़ाने वाले, आराम देने वाले, शांत करने वाले और नींद की गोलियों की भारी खुराकें दी। ये आमतौर पर प्रत्यक्ष अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा दिन में 20 बार तक दिए जाते थे, और उनकी उपयोगिता कम से कम कहने के लिए संदिग्ध थी। कई नाजी पार्टी के सदस्य डॉक्टर मोरेल को एक झोला छाप मानते थे जो अवैज्ञानिक उपचार देते थे। उनके नियमित रूप से सोने की पन्नी में लिपटे मेथाम्फेटामाइन, हेरोइन और व्यावसायिक रूप से उत्पादित विषों के शीशियों के प्रशासन के साथ यह लगभग निश्चित है कि वे सही थे। एक चीज जिसके बारे में हिटलर विशेष रूप से चिंतित थे वह थी पेट फूलना, और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। एडोल्फ हिटलर, जिन्होंने यूरोप को विस्मृति में धकेल दिया, अपने पेट फूलने और आंतों के स्वास्थ्य के प्रति जुनूनी थे। वह एट्रोपिन और स्ट्राइकिन पर आधारित इन एंटी गैस गोलियों के आदी थे। दोनों ही खतरनाक रसायन हैं जिनके गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं, और हिटलर इन गोलियों को बड़ी मात्रा में रोजाना लेते थे। हिटलर को अपने शरीर के प्रति गहन चिंताएं थीं। दिन ब दिन इस अजीब दवा के सेवन ने न केवल उच्च स्तर की चिंता और मानसिक तनाव को दर्शाया, बल्कि समय के साथ इसका शारीरिक प्रभाव भी होने लगा। 1945 तक हिटलर का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ चुका था, और इस गिरावट का अधिकांश हिस्सा डॉक्टर मोरेल द्वारा सुझाए गए अजीब इलाजों से जुड़ा था। हिटलर के बारे में एक अन्य अनिश्चित पहलू फ्यूहरर और उनके जन्नांगों के चारों ओर फैली एक अत्यधिक लोकप्रिय मिथक से संबंधित है।
जो लोग इस बारे में नहीं जानते उनके लिए अक्सर आधे गंभीरता से आधे मजाक में कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म, इसे कैसे कहें, उनके सिक्कों की थैली में बहुत कम सिक्कों के साथ हुआ था। इस स्थिति के लिए वैज्ञानिक शब्द मोनार्किज्म था और कम से कम एक किताब इस विषय पर लिखी गई है कि हिटलर इससे प्रभावित थे या नहीं। यह धारणा शायद ब्रिटिश सेना के सैनिकों द्वारा लोकप्रिय हुई, जिन्होंने कर्नल बोगी की धुन पर मार्च करते हुए और गाते हुए इस विचार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। मैं इसे समझाने का काम उन्हें सौंप दूंगा। हिटलर के पास केवल एक गेंद है, गैरी के पास 2 हैं लेकिन बहुत छोटी। हिमलर के पास केवल 7 हैं लेकिन अंकल बोगी के पास 2 गेंदें हैं, बस इतना ही। क्या ये सिर्फ एक मजाक है, एक जमीनी प्रचार का हिस्सा? मेरा मतलब है, गोएबल्स के 6 बच्चे थे। उन्होंने ये कैसे कर दिया बिना किसी साहस के? हो सकता है ये गलत हो, पर इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। क्यों एक आदमी के अंडकोश ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, भले ही वह आदमी तीसरे राइख का नेता हो? जो कहानियां और मिथक वास्तविक लोगों के इर्द गिर्द बढ़ते हैं, वे ही इतिहास होते हैं। सत्य की खोज और जो हम रास्ते में पाते हैं, वह हमें हिटलर के जीवन और जमीनी स्तर की प्रचार की मानसिकता व शक्ति में अंतर्दृष्टि दे सकता है। आइए सबूतों को देखें और कोशिश करें। जमीनी स्तर की प्रचार से पहले आइए सबूतों को देखें और कोशिश करें। और 1970 में सोवियत अधिकारियों ने दिवंगत फ्यूहरर के शव की कथित पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पाठ जारी किया। यह दावा किया गया था कि यह चित्र 1945 में लिया गया था, जब बर्लिन रेड आर्मी के नियंत्रण में आया और हिटलर ने फ्यूहरर बंकर में आत्महत्या की। रिपोर्ट में कहा गया, उद्धरण, रेड आर्मी के पैथोलॉजिस्ट द्वारा हिटलर के शरीर पर किए गए पोस्टमार्टम से स्पष्ट निष्कर्ष निकले। बाएं अंडकोश को न तो अंडकोश में पाया जा सका और न ही शुक्राणु या इंगुइनल नहर के अंदर की डोरी में या छोटे श्रोणि में। उद्धरण समाप्त। कुछ लोग मानते हैं कि रिपोर्ट में केजीबी के षड्यंत्र के निशान हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इसे वास्तविक मानते हैं। यह मुद्दा कई मायनों में आज भी अनसुलझा है। इस कहानी की सच्चाई और झूठ दोनों के दावे करने वाले विवरण मौजूद हैं। हिटलर के बचपन के डॉक्टर ने 1943 में कहा कि हिटलर की मर्दानगी, उद्धरण, पूरी तरह सामान्य थी। एक डॉक्टर का कहना है कि सोम की लड़ाई के दौरान वे विस्फोटक बमों के छर्रों से घायल हो गए थे। सच्चाई शायद कभी पता नहीं चलेगी। हालांकि अवलोकन केवल भौतिक साक्ष्य तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हिटलर के व्यवहार के कई पहलू उसके शांत बाहरी रूप के पीछे छिपी किसी विशेष बात की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने अपनी मौजूदगी में सबसे हल्के यौन विषयों पर भी चर्चा करने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने गंदगी के प्रति घृणा व्यक्त की, जो उन्होंने विभिन्न गतिविधियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया था। हिटलर के लिए सेक्स और यौनिकता घृणास्पद रूप से विकृत लगती थी। यह निश्चित रूप से यौन स्वास्थ्य तक विस्तारित होता, जिसमें उनका अपना संभावित राजतंत्रवाद भी शामिल था। हिटलर के जीवन के प्रत्येक चरण में उनके सबसे प्रसिद्ध भाषणों से पहले उनकी सबसे विश्व परिवर्तनकारी सैन्य कार्रवाइयों की प्रत्याशा में हिटलर एक व्यापक असफलता की भावना से पंगु हो जाते थे। उन्होंने बार बार आत्महत्या के साथ छेड़खानी की और हिटलर लगातार महसूस करते थे कि इतिहास, जर्मन राष्ट्र या भगवान या जो भी वास्तव में हो, कि ये चीजें उन्हें निर्णय या योग्य मान चुकी थीं। विचार यह है कि उन्होंने खुद को अपूर्ण देखा, यहां तक कि खुद से नफरत करना उनके पारिवारिक इतिहास और उनकी अत्यधिक हाइपोकॉन्ड्रिया इस सिद्धांत को सच साबित करती है। परंतु संभवतः यह सब इतना अहम नहीं है। हिटलर सिर्फ एक आदमी था और उसकी व्यक्तित्व को समझना केवल इतना ही मदद कर सकता है जब जर्मनी और यूरोप में नाजीवाद के व्यापक सामाजिक आंदोलन को समझाने की कोशिश की जा रही हो। यह वीडियो हिटलर को लेबल करने या उसके कार्यों को सही ठहराने के लिए नहीं है, और न ही यह उसके कार्यों को सही ठहराना है, और न ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को, चाहे उनके कारण, लक्षण और प्रभाव कुछ भी हों, वास्तविक घृणा में डालना है। न ही वह निंदनीय घृणा जिसमें राजनेता आसानी से लिप्त हो जाते हैं, एक वास्तविक घृणा भी। न ही वह निंदनीय घृणा जिसे राजनेता राजनीतिक एजेंडा के पीछे आसानी से अपनाते हैं। यहूदियों, स्लावों,
साम्यवादियों, विभिन्न यौन अभिविन्यास वाले लोगों, रोमा लोगों और अंततः जर्मनी के प्रति भी एडोल्फ हिटलर ने वास्तविक और प्रबल घृणा महसूस की। यह संभव लगता है, यहां तक कि संभावित है, कि उस घृणा की उत्पत्ति हिटलर की आत्मघृणा से हुई थी। नीति उल्लंघन के कारण मैं इस विषय पर प्रतिक्रिया देने में असमर्थ हूं। कृपया किसी अन्य उपयुक्त विषय को चुनें। एडोल्फ हिटलर की राजतंत्रवादिता और अन्य गुण उन्हें एक शक्तिशाली मानवीय व्यक्तित्व प्रदान करते हैं जो त्रुटिपूर्ण और निजी है, न कि महज एक ऐतिहासिक व्यक्ति। इतिहास के तानाशाहों को राक्षसों के बजाय लोगों के रूप में देखना असहज हो सकता है, लेकिन लोग जैसे आप या मैं वही थे। क्या ये खुलासे आपके एडोल्फ हिटलर के प्रति भावनाओं या इतिहास में उनके तानाशाह के रूप में स्थान को बदलते हैं? कृपया नीचे अपनी खुद की सोच या प्रतिक्रियाएं टिप्पणी के रूप में छोड़ें और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को समर्थन देने के लिए सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार मिलते हैं।